हेलो क्लास, ये पार्ट थर्ड है क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लिए। अब से पहले हम पार्ट 1 और 2 में यूक्लिड ज्योमेट्री यूक्लिड के बारे में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या था। एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, बट उसके करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें पढ़नी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। इसको भी करने से पहले हमें दो टर्म्स को क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कंपोजिट नंबर्स क्या है और हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं तो आपके पास नंबर्स के बारे में पता होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। उसके अलावा आपके पास इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल्स क्या है। और अगर नहीं पता है तो आप क्लास 9th की मेरी वीडियोस पढ़ी हुई है, पार्ट 1 और 2 क्लास 9 चैप्टर 1 के लिए, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हमने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि नंबर्स किस किस तरीके के हैं, कैसे कैसे। फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उस पर बात करते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के लिए। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कम से कम छोड़िए जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दो ज़्यादा फैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं बात करूँ 8 फैक्टर होते हैं वो नंबर जो किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं चेक करूं कि 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है तो 8 सबसे पहले 1 से डिविजिबल है क्योंकि उसको 1 काट देगा। 8 2 से डिविजिबल है कि 2 4 सा हो जाता है हमारे पास 8 जो है 4 से भी डिविजिबल है क्योंकि 4 2 सा होता है हमारे पास 8, और 8 खुद 8 से तो डिविजिबल है ही है। तो अगर हम बात करें कि 8 के कितने फैक्टर्स हैं तो 8 के 4 फैक्टर्स है, 1 2 4 एंड 8। तो 8 हैज़ 4 फैक्टर्स एंड 4 फैक्टर मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिस भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एग्जांपल के और छोटा नंबर लूँ तो मैं 6 लूंगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। इसके भी 4 फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूँ 10 की तो इसके है 1 2 5 एंड 10। हम बात करें 4 की तो 4 के पास भी 3 फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। तो ये सारे ही क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कोई भी नंबर्स या ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। तो दूसरे नंबर्स हमारे पास क्या बचा, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 एज अ फैक्टर तो सभी का होगा क्योंकि 1 से सभी नंबर्स डिविजिबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके केवल कितने फैक्टर्स हों, हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली का मतलब ओनली है, ना तो 2 से ज़्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 में कि 1 क्या है। 1 के लिए समझाएंगे, सबसे पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल समझा दूँ। एग्जाम्पल के अगर मैं बात करूँ 3 की, अगर मैं देखूँ तो 3 केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल है, खुद एक तो 1 से और खुद अपने आप से 3 के टेबल में आता है। मैं बात करूँ 7 की तो 7 भी केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल है, 1 से और 7 से। हम बात करें 11 की, सिमिलर केस है 1 और 11। हम बात करें 2 की तो 2 भी 1 और 2 से ही डिविजिबल है। और ध्यान रहे 2 एक लौता अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 1 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। वो कम से कम 2 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इवन तभी बनेंगे वो जब वो 2 से डिविजिबल होंगे। और जो भी प्राइम नंबर आप लोगे वो अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो इस 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे उन सभी के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक, तो कोई भी इवन नंबर इसके बाद प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर्स अकेला एक ही इवन नंबर होता है जो 2 होता है। ठीक, तो प्राइम नंबर्स हमने क्या कहा कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। मैंने यहाँ पर इस वर्ड को 2 फैक्टर्स की वजह इसलिए कहा क्योंकि बच्चा कई बार इसमें कंफ्यूज आता है कि भाई 1 से डिविजिबल है और 1 अपने आप से ही डिविजिबल है। तो बच्चा यहाँ पर 2 चीज़ें समझा देता है कि यहाँ पर देखो ये 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 से डिविजिबल हो रहा है और एक 1 अपने आप से डिविजिबल हो रहा है। बट बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि वो दोनों ही केस में सेम आंसर दे रहा है। तो हम एक आंसर को 2 बार लिखने के बजाय तो इसका केवल एक ही फैक्टर बनता है, वो होता है 1। इसीलिए जो 1 है 1 ना ही तो क्या नाम है हमारे पास कंपोजिट नंबर में आता है, ना ही हमारे पास प्राइम नंबर्स में आता है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स भी नहीं है ताकि हम उसे कंपोजिट कह सकें। तो 1 खुद अपने आप में नॉर्मल नंबर्स में आएगा। ठीक, अब ये तो ही प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की बात। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि कोई भी नंबर का मतलब होता है 70 हो, 35 हो, 20 हो, 200 हो, चाहे 30 हो, या हमारे पास एक और नंबर लेते हैं 7।
कोई भी नंबर हमारे पास 7 को छोड़ो, आप ऐसा करो 9 10 ले लो, कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, कोई भी कंपोज, वैसे तो जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर, मैं इसको हटा देता हूँ कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकता हूँ इस थ्योरम के हिसाब से। कहना क्या चाह रही थ्योरम कि कोई भी नंबर लो, जैसे 10 है, मैं इसको केवल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ कि मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 5 10, और हमें पता है कि 2 और 5 दोनों ही क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 2 और 5 भी है, मल्टीप्लाई में भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 कैन बी रिटर्न एज 2 × 5, तो डेफिनेशन को पूरा करता है। मैं 10 के अलावा अगर मैं 70 को लूँ तो 70 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 35। ध्यान रहे, मैं अभी आपको अब फैक्टर में निकालूंगा कैसे प्राइम नंबर, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से हो रहा है 35, अभी 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा हम 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा हम 5 से करेंगे, फिर 5 7 जा, फिर 7 से करेंगे, तो मुझे पता है कि जो 70 आ गया वो किस किस के प्रोडक्ट से आया, 2 5 और 7 के प्रोडक्ट से क्या आया हमारे पास, 70 आया है। ठीक, तो 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकता हूँ 2 5 7। सिमिलरली मैं 35 को भी लिख सकता हूँ, 35 को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 × 5। ठीक, इस तरीके से मैं 20 को भी लिख सकता हूँ, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 4 × 5। केवल ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे 200 को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 × 100, और 100 हो जाएगा 2 × 50, 50 हो जाएगा 2 × 25, और 25 हो जाएगा 5 × 5। 2 2 4 4 8 4 2 8 8 5 40 45 200, तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 5 × 5। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये क्या कहलाती है, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक, तो अगर आपसे कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन या फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, तो आप क्या करोगे, या तो आपको प्रोडक्ट करना आ जाए, नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज करो 200 दिया हुआ है, तो उसको आप डिवाइड करना शुरू कर दो, और डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारे पास 1 आ जाए। स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 100, 2 से फिर डिविजिबल है तो हो जाएगा 50, 2 से अगेन डिविजिबल है तो हो जाएगा 55, 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3, चेक करेंगे 3 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर इट इज़ 5, तो यहाँ 5 आएगा 25, फिर 5 चेक करेंगे तो 1 आ गया, जहाँ 1 आ जाएगा वहीं छोड़ देंगे और इन सब के प्रोडक्ट के रूप में इसे हम लिख देंगे। तो 200 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमें पता है कि पावर्स के रूल क्या होते हैं, जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होने लगे तो उसकी पावर्स के रूप में चलेगा जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 2 × 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक आएगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर करते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है। एलसीएम और एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले उनके नाम को एक्सपेंड करना सीखोगे, उनके नाम क्या कहते हैं। तो एलसीएम हमसे कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन हो और मल्टीपल हो, सबसे बड़ा जो कॉमन और फैक्टर हो। मीन्स जो चीज़ फर्क है जो समझ में नहीं आ रही है वो 2 वर्ड्स हैं, वो है मल्टीपल और फैक्टर। और फैक्टर अभी मैंने बताया कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी को डिवाइड करते हैं। तो मीन्स एचसीएफ जो हमसे कह रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी 2 नंबर दिए हुए, जैसे यहाँ पर 8 और 12 दिया हुआ है, तो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर बताना है जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि कॉमन दे रहा है तो मतलब 8 के लिए भी हो 12 के लिए हो, जो दोनों में कॉमन हो, फैक्टरों में जो दोनों को डिवाइड करता हो, और हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो। अगर हम बात करूँ तो 8 और 12 दोनों 1 से डिविजिबल है। 8 और 12 अगर मैं इनको करूँ तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 और 4, एंड 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे पास 1 2 3 और 4, और इसके अलावा 6 और 12, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब ध्यान से देखोगे तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन वाली वर्ड्स में तो 3 आंसर आ जाएंगे, बट उसने क्या पूछा सबसे बड़ा फैक्टर, तो इन तीनों में बड़ा कौन है, 1 2 4 में, तो 4 क्या हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है। एक तरीका तो ये है कि जब आपको सारे फैक्टर्स पता हो, अगर आपको फैक्टर्स नहीं पता है और एलसीएम आपको प्राइम फैक्टर की मदद से निकालना है,
तो सबसे पहले तो आप दिए हुए नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करोगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो चीज़ें कॉमन है वो ले लेनी है। ध्यान रहे, सिर्फ वही चीज़ें लेनी है जो दोनों में कॉमन है। एक 2 कॉमन है, एक 2 ये वाला कॉमन है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक 2 तो यहाँ से आ गया और एक 2 ये वाला कॉमन है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए। ध्यान रहे, इसको ऐसे लिखा देते हैं कि एलसीएम में भी काम आएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या मतलब क्या होता है कि जो इनके टेबल में आता हो। ध्यान रहे, जो नंबर्स के जो नंबर दिए हैं उसके टेबल में क्या आता है। तो हम 8 के मल्टीपल निकालते हैं, 8 के मल्टीपल हो जाएगा 8 खुद, 8 में 16, 8 में 24, फिर 32। ऐसे अगर मैं 12 की बात करूँ तो 8 12 1 12, 12 24, 12 3 36, 48, और ऐसे चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। ध्यान रहे, चीज़ें तो बहुत सारी होंगी जो रिपीट करेंगे। अगर मैं इसका नेक्स्ट लूँ, अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ, ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये जगह 40, ये जगह 48, 56, ये जगह 64, 72, और मैं 12 को अगर चलाऊँ तो ये जगह मेरे पास ये जगह 60, 72। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। 24 कॉमन है, उसके बाद हमारे पास 24 के बाद हमारे पास 60, 48 कॉमन है, उसके बाद हमारे पास 72 दोनों में कॉमन है। अब ध्यान रखें, कॉमन वाली वर्ड यहाँ पर पूरी हो रही है, यहाँ मल्टीपल है ये दोनों, ये भी पूरा हो रहा है, बट यहाँ क्या वर्ड था, लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए। और 24, 48 और 72 में सबसे छोटा कौन है, 24, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा अगर आपको मल्टीपल्स पता है। बट अगर आपको मल्टीपल्स निकाले नहीं आ रहे हैं और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तब क्या करेंगे, हम 8 का और 12 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ ने क्या किया था, एचसीएफ ने केवल वो चीज़ें ली थी जो कॉमन थी। एलसीएम में भी हम वो चीज़ें लेंगे जो कॉमन है। पहले हम एलसीएम में भी वही लेंगे, एलसीएम लेते वक्त क्या करेंगे, हम जो चीज़ें कॉमन थी पहले हमने वो ले ली। उसके बाद हम चेक करेंगे कि पहले नंबर के फैक्टर्स में क्या क्या बच गया। यहाँ 2 बच गया था, हमने वो भी ले लिया, तो ऊपर कुछ बचा, भाई ये वाला 2 कॉमन के साथ चला गया था, ये वाला 2 कॉमन में चला गया था, ये बाकी रह गया था, हमने बाद में इसे भी लिख लिया। फिर हम 12 में बात करेंगे तो ये वाला 2 कॉमन में जा चुका, ये वाला 2 कॉमन में जा चुका, अभी एक चीज़ रिमेनिंग है वो है 3, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल एलसीएम लेते वक्त उसे भी ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और हमने जब मल्टीपल से भी किया था तो सब हमारा एलसीएम क्या आया था, 24 आया था। तो हमें पता है कि एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो चीज़ें कॉमन है वो लेनी है, फिर पहले नंबर के फैक्टर में जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो सब लेना है, सब। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 5 भी लेते, अगर 7 होता तो 7 भी लेते। सिमिलरली सेकंड फैक्टर में जो भी चीज़ें बच गई हैं, जो कॉमन चली गई तो चली गई, जो बच गई हैं वो भी लेंगे। उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दौरान एक फॉर्मूला बनकर आता है हमारे पास कि एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं 2 नंबर का हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ जाता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना उन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा आपके पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ का होगा। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कई बार आता है, ये आपका 10th के बाद 11 12 उसके बाद आगे भी काम आता है। तो एक इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, रिजल्ट आया है जो हमें देखना है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 6 और 8। तो सबसे पहले हम 6 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो जाएगा 2 3 जा, और 8 को करेंगे तो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या कहा था, एचसीएफ के लिए कहा था जो सिर्फ कॉमन है वही लेंगे, कॉमन है सिर्फ 2, तो ऐसे हो जाएगा केवल 2। एलसीएम में कहा था कि जो चीज़ें कॉमन है वो तो आएंगी आएंगी, उसके बाद जो चीज़ें बच गई हैं वो भी आएंगी। बचा हुआ पहले फैक्टर में है 3 और दूसरे वाले में बचा मेरे पास 2 और 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 या 6, 6 to 12, 12 4 जा 48। तो मेरे पास जो चीज़ एलसीएम होगी वो हो जाएगी 48, ऐसे हो जाएगा मेरे पास 2। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है हमारे पास, रिजल्ट कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स एचसीएफ था 2 और एलसीएम था 48, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या है, 2 2 4, अच्छा सॉरी 4 नहीं है यहाँ पर,
यहाँ 2 ही आएगा, और जब यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर एक 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 6, 6 से 12, 12 से 24, ये हो जाएगा मेरे पास 24, और यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरे पास 24। और रिजल्ट क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही आंसर आएगा जितना कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए था। और नंबर क्या था मेरे पास 6 और 8, तो 24 2 से होता है 48, और 6 8 जो होता है मेरे पास 48। तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो एक्सरसाइज कराने में कोई 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, बट ये समझाने के लिए चीज़ें ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आपके पास क्या है, अगर 2 नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का आंसर होगा। ठीक, तो अब तक हम लोग 3 चीज़ें कर चुके हैं। एलसीएम किस तरीके से निकलेगा, जो भी 2 नंबर्स हैं उनके फैक्ट 2 क्या 3 भी अगर होंगे तो उनके सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, उसमें जो चीज़ें कॉमन है पहले वो लेंगे, फिर उसके बाद पहले नंबर में जो जो फैक्टर रह गए वो, सेकंड में जो, थर्ड में जो, अगर 5 नंबर है तब भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे किस तरीके से निकलेंगे, वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करे, और निकालने का तरीका क्या है, पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो भी चीज़ें कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के हिसाब से हम बता ही चुके हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो सभी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो इस वाले चैप्टर में बचा है, इस एक्सरसाइज के लिए जो बचा है वो ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो कब आएगा। सपोज करो मेरे पास 10 है, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 कब आया होगा, 10 तब आया होगा किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर जैसे 240 है, या फिर मैं कहता हूँ कि 5 की पावर n है, मतलब 5 की पावर कुछ होगी, तो क्या कभी ऐसा होगा कि जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करता रहूँ तो लास्ट में जीरो आएगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो केवल तब आता है जब उस नंबर का फैक्टर करते वक्त कम से कम एक पेयर 2 और 5 का आ जाए। अगर मैं 2 को 10 को ब्रेक करूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, और अगर मैं 36 को ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 9 इट मीन्स 2 × 2 × 3 × 3। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 36 को ब्रेक करते वक्त 2 और 5 का कोई पेयर नहीं है, मीन्स 2 और 5 दोनों प्रोडक्ट में मेरे पास नहीं है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई करते वक्त कभी भी मेरे पास क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। बट जब कभी भी मुझे मल्टीप्लाई करते वक्त मेरा एक पेयर 2 और 5 का हो तो मेरे पास कम से कम एक जीरो आएगा। और एंट्रेंस के लिए कई बार ये पूछ लेते हैं कि कितनी जीरो आएंगी, आपको सपोज करो इसने इस तरीके से लिख दिया 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 4, ये किसी नंबर का प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, सिर्फ उसने ये पूछा कि अगर किसी नंबर का प्रोडक्ट ऐसा है तो बताओ कितने जीरो आएंगी। तो जितने 2 और 5 के पेयर मिलेंगे, अगर मैं 2 और 5 को एक्सपेंड करूं, इसको मैं एक्सपेंड करके ऐसे लिख दूं तो मेरे पास 2 और 5 के कितने पेयर है, 2 और 5 का एक पेयर ये रहा, और मेरे पास 5 नहीं है, तो केवल इसने ये नंबर जो भी होगा इसमें लास्ट में एक ही जीरो आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर यहाँ पर मेरे पास एक 5 और होता, ध्यान देगा मेरे पास एक 5 और होता तो मैं यहाँ पे 5 लिखता, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक पेयर और बन जाता, मेरे पास ये 2 पेयर बन गए। जब मेरे पास 2 पेयर बन गए तो इस नंबर का जो भी आंसर आएगा उसमें कम से कम लास्ट में 2 जीरो होंगी। आपको यकीन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 5 = 20, 2 2 = 4, 4 5 = 20, और ये 20 आया था, ये भी 20 आया, 20 20 हो जाएगा 400। कितनी जीरो आ रही है लास्ट में, 2 जीरो आ रहे हैं। कितने पेयर थे, 2 पेयर थे। इसका अगर मैं आंसर निकालूं जो मैंने शुरुआत में लिया था 5 के बिना, तो हो जाएगा 2 2 = 4, 4 5 = 20, और 24 = 80। यहाँ से आंसर आता है 80। एक ही जीरो आ रही थी क्योंकि केवल एक ही पेयर था। इतना करिए, फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम 1.2। तो इसने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, और वो कह रहा है कि इन पांचों पार्ट्स को हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, मीन्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आना है। कुल मिलाकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी प्राइम फैक्टर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उस प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 को डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये जाएगा 270 में। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 35, 5 से करेंगे तो जाएगा 7, 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 7, और मैं इसको और सही से लिखना चाहूँ पावर्स की फॉर्म, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 140 का आंसर। ठीक, इतना सा क्वेश्चन था। मैं तभी तो कहा 10 मिनट लगेंगे एक्सरसाइज खत्म करने में,
चीज़ें समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है। मेरे पास था सेकंड नंबर 156, तो 156 फिर से मैं स्टार्ट करूँगा छोटे नंबर से। छोटे नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से फिर हो जाएगा 2 3 जा 2 9 जा 3 से हो जाएगा 13 टाइम में, और 13 से हो जाएगा 1 टाइम में। तो मैं 156 को लिख सकता हूँ, तो 156 लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और सही से लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। मेरे पास थर्ड नंबर, ठीक, थर्ड नंबर मेरे पास हो जाएगा, इतना हो गया है, ये 13 है। मैं थर्ड नंबर की अगर बात करूँ तो 5005, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद मेरे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए डिवाइड करने के लिए, बट ये 5 से हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 5 से करूँ तो 1 0 0 1। अब में से अगर मैं 5 के बाद अगर 7 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 7 1 7 3 कैरी, 7 पर 28 2 कैरी, और उसके बाद 7, तो 7 से हो रहा है ये 7 1 7 3 कैरी, तो 7 पर 28 2 कैरी, 7 3 21। उसके बाद अब ये 7 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा तो क्या 11 से हो जाएगा, तो ये 11 से हो जाएगा, 11 1 11 3 कैरी, 11 3 13, तो फिर हो जाएगा 13 से। तो मैं जब इसको लिख सकता हूँ 505 वाला कर दिया मैंने, 3825 रह गया, वो आप लोग कर लेंगे। 505 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, थोड़ा और सही से लिखिए, तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और लास्ट नंबर मेरे पास है 7429, उसको भी कर लेते हैं। तो 7429 चेक करते हैं, 2 से तो ये नहीं होगा, चेक करते हैं उसके बाद 3 से, तो 9 9 11 11 15 16 22, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से करके देखते हैं, 11 से 66 8, 11 से 77 5, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से करके देखते हैं, जब 13 से करके देखेंगे तो 13 3 जन है 13 से करेंगे, 13 से ये नहीं हो रहा है, 15 से भी नहीं हो रहा है, 17 से करेंगे तो 17 से करके देखते हैं, 17 से हो रहा है, तो ये जाएगा 17 4 से 68, 68 6 बचा, 17 3 से 51, हमारे पास बचा 11 और 19, तो 17 7 से ये हो जाएगा हमारे पास 19। क्योंकि 17 से पहले सबसे चेक कर चुके थे, तो अब इसके बाद 17 से नहीं करेगा, फिर 17 से ही करके देखते हैं। 17 तो 34 कैरी बचा हमारे पास 9, तो 17 से अब नहीं जा रहा है, 19 से करके देखते हैं, 19 तो 38 5 बचा, तो 19 से 57, उसके बाद बचा 23 से, तो 7429 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 17 19 और 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इतना नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो कह रहा है कि 26 और 91 में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, और वो जो इंपोर्टेंट रिजल्ट आपको कराया था उसको वेरीफाई करके दिखा दिए। तो हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे। सबसे पहले 26 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो जाएगा 2 30, ये हो गया, और 91 हो जाएगा हमारे पास 3 से हो जाएगा, 3 3 से 9 नहीं हो रहा 3 से, और ये हो जाएगा 7 से 13 7 जाए, ये हो जाएगा 13। तो मैं 26 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। तो मैंने आपसे कहा था कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा जो कॉमन है, तो एचसीएफ तो जाएगा हमारे पास 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी होंगे, तो 2 और 7 भी हो जाएगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 182, और एचसीएफ हो गया हमारे पास 30। तो मैं क्या करूँगा, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा। रिजल्ट क्या था मेरे पास, रिजल्ट था मेरे पास कि अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूँ, रिजल्ट क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। एचसीएफ कितना है मेरे पास 30, एलसीएम कितना है मेरे पास 182, फर्स्ट नंबर कितना था मेरे पास 26, और सेकंड नंबर कितना था मेरे पास 91। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2366, और सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरे पास 2366। तो ये क्या होगा, रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक, सिमिलरली हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में अगर मैं 510 की बात करूं तो 510 2 से जा रहा है, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 2 5 से 10, उसके बाद 3 से जा रहा है, 3 24, 3 5 से, 3 से अब नहीं जा रहा, 5 से जाएगा 17, और ये हो जाएगा 17,
तो 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर था 92, और 92 को जब मैं करूँगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 46, 2 से करूँगा तो 23 हो जाएगा, उसके बाद 23। तो 92 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 23। तो जो चीज़ें कॉमन है वो केवल है 2, तो एचसीएफ तो हो जाएगा मेरे पास 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, एलसीएम इसका बहुत बड़ा आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि 2 तो कॉमन में है, बाकी बची हुई चीज़ें यहाँ से एक 2 और एक 23 यहाँ भी बचा हुआ है, तो एलसीएम का जो आंसर हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 23460। एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 23460। ठीक, और उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जाते हैं। रिजल्ट क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आया मेरे पास, एलसीएम आया 23460 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 46920, 46920, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 46920। तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट थर्ड आप लोग करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी 3 पार्ट दिए हैं, वो आपसे कह रहा है कि इनका एलसीएम एचसीएफ निकालिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पार्ट्स मैं करता हूँ, एक पार्ट आप करना। तो मैंने आपसे कहा कि चाहे वो कितने भी नंबर दे दे, आपको क्या करना है, केवल प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहले का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 4 दैट मीन्स 4 3 दैट मीन्स 4 इंटू 3, और 15 हो जाएगा हमारे पास 3 5 तो 3 इंटू 5, और ये हमारे पास 21 हो जाएगा हमारे पास 3 7 दैट मीन्स 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सभी में कॉमन है, 3 सभी के पास था, तो 3 तो हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, पहले वाले पार्ट्स में रिमेनिंग था, दूसरे वाले में 5, और तीसरे वाले में 7, और 3 तो हमारे पास पहले से था। इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, तो मैं पावर की फॉर्म में लिख के छोड़ दूंगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर 3, फिर 5, फिर 7। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर नहीं बताना है, आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट का आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 17 तो खुद अपने आप में प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसका तो यही हो जाएगा। बात करें 23 की, तो 23 अपने आप में प्राइम फैक्टर है, और 29 भी क्या है, अपने आप में प्राइम फैक्टर है। तो इनका सबका एचसीएफ क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होगा भाई, 1 तो सब में होगा ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों ही नंबर अपने आप में बिना कॉमन आए बच रहे थे। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको रिजल्ट बताया था, उस रिजल्ट की एप्लीकेशन है। हमें पता था कि हमने क्या पढ़ा था रिजल्ट में, कि अगर मैं एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर दूं, तो उसका आंसर उतना ही आएगा जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यहाँ पर मुझे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, और जो 2 नंबर दिए हुए मीन्स एचसीएफ किसका है, 3 तो 6 और 657 का, डेट मीन्स जो 2 नंबर है वो 306 और 657 है, ये मुझे निकालना है। तो मैं उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एलसीएम मान लेते हैं, एलसीएम मानते नहीं, ऐसा करते हैं एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ आपको दिया हुआ 9 है, 2 नंबर आपको पता है, एक नंबर 306 है और एक नंबर 657 है, और मुझे क्योंकि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को इधर रखेंगे, 9 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 306 657 हो जाएगा 9 से डिवाइड करूँ तो 9 7 63, 2 करेंगे 9 से 24, 9 से 27, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 73, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है इसका आंसर 22338, 22338, तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 22338। इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको अच्छे से कह चुका हूँ। वो आपसे पूछ रहा है कि चेक करके बताइए कि 6 की पावर n को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो क्या कभी इसकी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि यूनिट डिजिट पे 0 तभी आएगा जब कम से कम किसी भी नंबर के फैक्टर में एक पेयर 2 × 5 का जरूर मिलेगा।
तो मैं इसको अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो जाएगा 2 की पावर n 3 की पावर n। मुझे कहीं पर भी यहाँ पर 2 और 5 दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। सिंस 6 की पावर n does not have 2 into 5 as a factor, therefore 6 power n never ends with 0 at its unit place, at its unit place। क्योंकि उसके पास 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो 6 पावर n कभी भी 0 नहीं लेकर आएगी अपनी यूनिट प्लेस पर। इतना नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है कि प्रूफ करिए या बताइए कि क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दूसरा नंबर दिया आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये कंपोजिट है। ऐसा क्यों है ये बताना है। मुझे पता है कि कंपोजिट होता होंगे जब उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो चेक कर लेते हैं कितने कितने फैक्टर्स हैं इनके। अगर मैं बात करूँ पहले नंबर की जो मेरे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से मेरे पास 13 दोनों के पास कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस का 1 तो जाएगा 13, 7 11 77 प्लस 1 तो जाएगा 13 इंटू 78। और मुझे पता है 78 कंपोजिट नंबर है तो प्राइम फैक्टर में टूट सकता है। मैं उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, मुझे तो केवल मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाया मैं इसको कंपोजिट प्रूफ कर दूंगा। 13 एक फैक्टर है, 78 फैक्टर है और मैं एक और फैक्टर दिखा दूंगा। वैसे तो मेरे पास एक फैक्टर पहले से 11 तो मोर देन 2 फैक्टर तो अभी भी है, तो यहाँ पर भी मैं इसको लिख सकता हूँ कंपोजिट है। बट फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको और लिख देता हूँ 38 2 इंटू 39 मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बात करते हैं सेकंड नंबर की जो है मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम यहाँ पर भी करूँगा, 5 कॉमन आ रहा है तो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 तो जाएगा मेरे पास 7। तो ये जाएगा मेरे पास 3 6 6 बाय 24 और 7 6 42 तो 42 इंटू 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। मल्टीप्लाई 24 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा 1008 और ऐड करूँगा तो ये जाएगा 5 इंटू 1009। और इसके क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि 1 में मैं लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद करते हैं, इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन 7 कहता है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया की लड़की है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है और वो पूरा राउंड लेगी तो सोनिया को लगेंगे टोटल 18 मिनट्स टू कंप्लीट द पाथ। मतलब उसको पूरा 18 मिनट लगेंगे ताकि वो इसको कंप्लीट कर देगी, एक राउंड पूरा कर देगी। उसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट। और रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को लग रहे हैं सिर्फ 12 मिनट्स। वो पूरा पाथ चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और वापस दोनों एंड पॉइंट्स पर आ रहे हैं। तो सोनिया को लग रहे हैं पूरा 18 मिनट कंप्लीट करने में और रवि को लग रहे हैं पूरे के पूरे 12 मिनट। वो ये कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर दोनों के दोनों एक साथ एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं तो बताओ कितनी देर के बाद वो दोनों सेम दोबारा मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि जब पहली बार स्टार्ट करेंगे तब तो दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले राउंड में यहाँ पर जब रवि करेगा तो रवि तो 12 मिनट में पहुँच जाएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जब रवि यहाँ पहुँचा होगा तो सोनिया कहीं पीछे होगी क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगेंगे। तो 6 मिनट पर तो कितने चक्कर के बाद ऐसा होगा कि वो दोनों सेम जगह पर आ जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन तब भी जब भी आएगा आपको ये पूछना जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों के उसमें है। यही तो कहना चाह रहा है भाई, पहले में चलेगा दूसरा भी चलेगा। तो पहला तो चलता रहेगा मतलब 8 के तो राउंड चलते रहेंगे, मतलब 8 चलेगा, फिर 36 मिनट लगेंगे, फिर 54 मिनट लगेंगे। और ऐसे 12 मिनट के लिए रवि को पहले 12 मिनट लगेंगे, फिर 24 मिनट लगेंगे, फिर 36 मिनट लगेंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कब होगा जब वो दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर आप समझने की कोशिश करो तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जब वो दोनों मिलेंगे। और वो क्या था? एलसीएम था। तो हमें क्या निकालना है? कुल मिलाकर एलसीएम निकालना है। किस किस का? 18 का और 12 का। और मुझे पता है कैसे निकलेगा, 18 के फैक्टर करूँगा तो हो जाएगा 2 9 दैट इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3
और 12th के फैक्टर करूँगा तो हो जाएगा 4 3 ज़ा, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3। और एलसीएम कैसे निकलता था, पहले तो जो कॉमन है वो लेंगे और फिर जो चीज़ें बच गई हैं वो लेंगे। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में 3 बच रहा है, नीचे वाले में 2 बच रहा है। मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 6, 6 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो मतलब ऐसा रवि और सोनिया दोनों के दोनों 36 मिनट बाद वापस सेम पॉइंट पर मिलेंगे। अगर वो दोनों एक साथ एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो वो वापस कितनी देर के बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद वो वापस एक दूसरे को सेम पॉइंट पर क्लैश करेंगे, मीट करेंगे या दोबारा से मिल पाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 करेंगे, जहाँ पर हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, कैसे प्रूफ करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।